हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 9th के 2023-24 के पिछले साल के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो आपको 2024-25 के पेपर में हेल्प करेगा। ये क्लास 9 का पेपर है, ये 2023-24 का है, पिछले साल का। देख लीजिए आप। तो दोस्तों, बिना देरी करे हम शुरू करते हैं पेपर को सॉल्व करना। अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 2024-25 के पेपर में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लूनी नदी डैश में बहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय मरुस्थल। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में पूर्व फ्रांस में निम्नलिखित में से किसे कर लगाने का अधिकार प्राप्त था? इसका सही आंसर है एस्टेट्स जनरल को। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसका लिए सही परिभाषित शब्द का चयन कीजिए। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राजा खानदान का। इसका सही आंसर है गणराज्य। निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? मानव संसाधन की बर्बादी, आर्थिक बोझ में वृद्धि, जीवन में स्तर में वृद्धि, कुशाणु में वृद्धि। इसका सही आंसर है जीवन स्तर में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र का समर्थन करता है? एक व्यक्ति एक वोट का मूल्य, कानून का राज और अधिकार का आदर, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं का द्वारा में। ये तीनों ही कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इधर आप इंग्लिश में देख सकते हो। इसका से पहला है ए, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, चौथे का सी है, तीसरे का ए है, पांचवे का डी है। छठा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विशेषता के आधार पर विकल्पों में से पहचान कीजिए कि यह भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है। यह प्रायद्वीप पठार के किनारे एक संकीर्ण पट्टियों के रूप में स्थित है। यह अरब सागर से लेकर बंगाली खाड़ी तक फैले हुए हैं। यह बहने वाली नदियों में से एक नदी कावेरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा तटीय मैदान। निम्नलिखित में से किस देश में खूनी रविवार की घटना हुई? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इंग्लैंड। इसका सही आंसर है रूस। निम्नलिखित में से किस कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में से संबंधित है? सही विकल्प की पहचान कीजिए। पशुपालन, परिवहन, खनन, बैंकिंग। ये दोनों तो सेवा क्षेत्र के हैं। पहला और तीसरा ही प्राथमिक क्षेत्र का है, तो आंसर हो जाएगा बी, पहला और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? कार्ल मार्क्स, लेनिन, जार निकोल्स सेकंड, स्टालिन। इसका सही आंसर हो जाएगा जार निकोल्स सेकंड, सी। ये इधर इंग्लिश में है। 6th का सी है, 7th का ए है, 8th का बी है, 9th का सी है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें मिलान की पहचान करनी है। पिनाशे जिम्बाब्वे नहीं होता, चिली होती है। फेर्डिनांड मार्क्स चिली नहीं, फिलीपींस है। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान। ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? अपने बच्चों को पढ़ाना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आदित्य की आयु 12 वर्ष है एवं पटाखा फैक्ट्री में काम करता है। बताइए आदित्य के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा यह अधिनियम शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार को सुनिश्चित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये गलत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार सुनिश्चित करता है, ना कि शहरी क्षेत्रों को। हमसे इसमें गलत पूछा है, तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। ये इधर इंग्लिश में है। 10th का 10वें का सी है, 11 का बी है, 12 का सी है, 13 का सी है। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? सही उत्तर है केरल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान पर संदर्भ में गलत है? इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान राजतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है।
हमसे गलत पूछा है तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बल नहीं देता है, वो जोर देता है। राकेश शहरी क्षेत्र के निवासी हैं, बताइए निर्धनता रेखा से ऊपर जाने के लिए न्यूनतम कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी। इसका सही आंसर है 21 कैलोरी। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा कारणहार कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुन कीजिए। जापान एक विकसित देश है, बिल्कुल सही। जापान के मानव संसाधन पर निवेश किया है, बिल्कुल सही। अभिकथन ए और कारणहार दोनों सही हैं, कारण संकल्पना ए की सही व्याख्या करता है। 17 का आंसर हो जाएगा ए। इधर इंग्लिश में है, 14 का सी है, 15 का बी है, 16 का ए है, 17 का बी है, ए है, ये 17 का है ए। आगे 18वां क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर बहुत अत्याचार हुए। दक्षिण अफ्रीका के शासक रंगभेद में विश्वास नहीं करते थे। ये सही है, ये गलत है। वो रंगभेद में विश्वास रखते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अभिकथन ए सही है और कारणहार गलत है। नीचे दिए गए प्रश्नों में ये वही है, 18 जैसा 17 था वही 18 है, ये सही 19 है। भारत का उत्तरी मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। भारत के उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग खादर वाले इलाके हैं। ये दोनों ही सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये इधर इंग्लिश में है, 18 का सी है, 19 का ए है। क्वेश्चन नंबर 20। जैकोबिन क्लब के सदस्यों को सोक्रात के नाम से जाना गया। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। ये दोनों सही हैं, पर ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभिकथन ए एवं कारणहार दोनों सही है, परंतु कारणहार संकल्पना ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए आंसर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 21। अग्नि अध्यादेश के माध्यम से हिटलर को कौन से अधिकार प्राप्त हो गए थे। इसका आंसर मैंने नोट कर रखा है। देखिए, यह अग्नि अध्यादेश के माध्यम से हिटलर के कौन से अधिकार प्राप्त हो गए थे। इसका आंसर है फायर ऑर्डिनेंस के माध्यम से हिटलर को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हुए: भाषण, सभा और प्रेस की स्वतंत्रता सहित नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन, मौजूदा कानूनों से हटकर उपाय करने का प्रतिकरण, सत्ता का केंद्रीकरण जिससे नाजी शासन को नियंत्रण मजबूत करने में मदद मिली। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका सेकंड पार्ट है, इन दोनों में से कोई एक करना है, मैंने दोनों कर रखे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार के कारणों की व्याख्या कीजिए। इसका ये आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। जर्मनी में 1917 से 1918 तक जर्मनी में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बहुत कम हो गई थी। जर्मनी को भारी हताहतों का सामना करना पड़ा और युद्ध में गति खो दी। जर्मनी हताहतों में अपनी सेना के आधे से अधिक हार गया और वापस धकेल दिया गया। इस प्रकार आसन हार का सामना करना पड़ा। इसका सही आंसर यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद है जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर भी लिख रखा है मैंने। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। इसका सही आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अगला आंसर क्वेश्चन है 23, जिसमें मैंने दे रखा सिंधु नदी तंत्र की विशेषता का वर्णन कीजिए। आपको अपने स्क्रीन पर एक पेज दिख रहा होगा जिसमें तीनों नदी के बारे में बताया गया है: सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी।
आप तीनों नदी के बारे में पढ़ लीजिए, पेपर में किसी भी एक नदी के बारे में पूछा जा सकता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी है और ये 25 किलोमीटर से अधिक होती है। तो इसके सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी हैं। द्रोणी क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। और इसकी विशेषता ये होती है कि गंगा नदी की ढाल में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 मीटर की गिरावट आती है। इस नदी तंत्र में मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। आप तीनों नदी के बारे में पढ़ लेना, पेपर में पिछले साल गंगा नदी के बारे में पूछा गया है, इस साल किसी भी नदी के बारे में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 24। अभी हमने 23 करा था। बफर स्टॉक को परिभाषित कीजिए। आपको अपनी स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा। बफर स्टॉक 1969-74 को लागू किया था। भारत खाद्यान्न निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। किसानों को पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, जिसे न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, जिसे निगम कीमत कहा जाता है। बफर स्टॉक अनाज का एक तरह का भंडार होता है। आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 25। इसमें ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, जिसमें से एक में आपको चॉइस दे रखी है। 25 इसमें लिखा है लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों की तुलना कीजिए। आपको अपने स्क्रीन पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना दिख रही होगी। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, वहीं राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। लोकसभा का कार्यालय 5 साल का होता है और राज्यसभा का कार्यालय 6 साल का होता है। लोकसभा में सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा है, लोकसभा में अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार है और वहीं राज्यसभा में राज्य के संबंध में विशेष अधिकार है। राज्यसभा को सिर्फ राज्य के संबंध में अधिकार है और लोकसभा को सर्वोच्च अधिकार है। तीसरा है, लोकसभा सदस्य अधिक होने के कारण विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है, वहीं राज्यसभा में सदस्य कम होने के कारण विचारों को प्राथमिकता न मिलने की संभावना है। लोकसभा को पैसे के मामले में अधिक अधिकार होता है, वहीं राज्यसभा को पैसे के मामले में कम अधिकार होता है। लोकसभा में मंत्री परिषद पर नियंत्रण कर सकते हैं, वहीं राज्यसभा में मंत्री परिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं होता। राज्यसभा लोकसभा से कम शक्तिशाली होती है। सीधे सीधे इसका यह मतलब है, लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसी का बी पार्ट है, अथवा में दे रखा है, प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर प्रधानमंत्री में निहित होती है कार्यकारी शक्तियाँ। देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, अहम नीतिगत फैसले, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण, विदेश नीति और राष्ट्र नीति का नीति निर्धारक देश का प्रधानमंत्री ही होता है। ये सब प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपका 25वां आंसर यहाँ से यहाँ तक का हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 26। अभी हमने 25 करा था। आपदा खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है, उदाहरण के माध्यम से समझाइए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ रहा होगा, जिसमें लिखा है, पहला पॉइंट, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों का उत्पादन कम हो जाता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में भोजन की कमी हो जाती है। दूसरा है, कमी के कारण भोजन की कीमत बढ़ जाती है। तीसरा है, इस बिंदु पर समाज के कुछ वंचित वर्ग भोजन से वंचित होंगे। चौथा, यदि आपदा लंबे समय तक बनी रही तो यह अत्यंत भुखमरी और अकाल का कारण बनेगी। पांचवा, यह अत्यंत कमजोरी या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण व्यापक मृत्यु का कारण बन सकता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। प्रच्छन्न बेरोजगारी एवं मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको 27 का आंसर दिख रहा होगा। यह बेरोजगारी के प्रकार हैं, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। मौसमी बेरोजगारी, जब लोग वर्ष के कुछ महीने रोजगार और कुछ महीने बेरोजगार रहते हैं, मतलब कि जो लोग सीजन वाला काम करते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों को कार्य में लगे रहना, जैसे
फैक्ट्री में 10 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पे 15 लोग काम कर रहे हैं, ये प्रचंड बेरोजगारी हो गई। शहरी बेरोजगारी वो होती है जो शिक्षित बेरोजगारी, डिग्री धारक युवक रोजगार पाने में असमर्थ। जो लोग शिक्षित है, ग्रेजुएट है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, वो शहरी बेरोजगारी होती है। पेपर में पिछले साल मौसमी बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी पूछी गई थी। ये तीनों बेरोजगारी होती हैं, ये तीनों आप पढ़ लीजिए, इस बार पेपर में कोई सी भी पूछी जा सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारत की जनसंख्या नीति 2000 की समीक्षा कीजिए। यह क्वेश्चन 28 का आंसर है, भारत जनसंख्या नीति 2000 की समीक्षा है। ये पहला पॉइंट है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। दूसरा पॉइंट है, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 से कम करना। तीसरा पॉइंट है, टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को बचाना। चौथा पॉइंट है, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। पांचवा पॉइंट है, परिवार नियोजन को जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। यह आपका आंसर 28 था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, नाज़ी प्रचार के साधनों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसका आंसर, सत्ता में आने के बाद एडोल्फ हिटलर ने जर्मन जनता की राय और व्यवहार को आकार देने के लिए प्रबोधन और प्रचार मंत्रालय बनाया। नाज़ी प्रचार ने यूरोप के यहूदियों के उत्पीड़न और अंतत विनाश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने नफरत को भड़काया और उनके भाग्य के प्रति उदासीनता का माहौल बनाया। यह आपका यहाँ से यहाँ तक का आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है खंडगा का। ये 1 2 3 4 क्वेश्चन है, आपको हर एक में चॉइस दिए, मैंने सारे करे हैं। हमारा क्वेश्चन 30, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित बुनियादी मूल्यों की व्याख्या कीजिए। आपके स्क्रीन पर जो ये आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 13 का है। इस आंसर में संविधान के फ्रंट पेज पर कुछ बुनियादी लिखी गई हैं, उनकी व्याख्या है इस आंसर में। संविधान की उद्देशिका, संविधान का दर्शन, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सभी भारत के संविधान के फ्रंट पेज की बुनियादी हैं। इन सभी को डिटेल में बताना है। हम भारत के लोग, इसका अर्थ यह है कि भारत के संविधान का निर्माण जनता ने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किया है, ना कि किसी राजा या बिहारी आदमी ने उन्हें दिया है। प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर फैसले को लेने का पूरा अधिकार है। भारत सरकार का कोई भी बाहरी शक्ति आदेश नहीं दे सकती है। समाजवादी, समाज में संपत्ति सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा सामूहिक रूप से ही होना चाहिए। संस्कार, जमीन संपत्ति से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम हों। पंथनिरपेक्ष, लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। भारत को कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देती है। लोकतांत्रिक, गणराज्य शासन का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का। न्याय, नागरिक के साथ उनकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता, लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही असमानता समाप्त हो जाएगी। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। बंधुता, हम सभी ऐसे आचरण करें कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे को कमतर ना समझे, सब बराबर हैं। ये सभी संविधान के फ्रंट पेज पर लिखी हुई बुनियादी की व्याख्या थी। आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लें। इसी का सेकंड पार्ट है, किसी भी लोकतांत्रिक देश की संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? अपने उत्तर के समर्थक में तर्क दीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट का आंसर है, जिसमें लिखा है संविधान की आवश्यकता एवं महत्व कार्य। संविधान की आवश्यकता हमें इसलिए होती है क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उनके कार्य तय करना, सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना, अच्छे समाज का गठन करना,
नागरिक के अधिकार सुनिश्चित करना, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकना, ये सब संविधान की आवश्यकता है और संविधान के महत्व और संविधान का ही कार्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बेरोजगारी को दूर करने हेतु कुछ उपाय बताइए। यह आपका 31 का आंसर है। इसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताने हैं। आप इसमें चाहे तो अपनी तरफ से भी कुछ भी बना कर लिख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी। रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ यह भी अति आवश्यक है। दूसरा है लघु और कुटीर उद्योग को विकास। यह उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित है तथा अंशकालीन रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें पूंजी कम लगती है और यह परिवार के सदस्यों द्वारा ही संचालित होती है। इसके द्वारा बेकार बैठे किसान और उनके घर के सदस्य अपनी क्षमता, श्रम, कला, कौशल और छोटी छोटी जमा राशि का उपयोग कर अधिक आय और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अतः सरकार को इनके विकास के लिए लिए पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा की देश की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें शिक्षा को रोजगार मुख बनाना है। हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों की रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा चुनने के लिए जोर देना चाहिए। इससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद के व्यवसाय से जुड़ सकेंगे और देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी। विनियोग में वृद्धि। सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी का विनियोग कर बेरोजगारी दूर की जा सकती है। निजी क्षेत्र में बड़े उद्योग का प्रोत्साहन देना चाहिए। बड़े उद्योग में पूंजी गहन तकनीक पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इनमें बड़ी मशीनों का उपयोग किया जा सकता है और मानव श्रम कम लगता है। इससे बेरोजगारी बढ़ती है। सहायक उद्योग का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के सहायक उद्योग जैसे दूध व्यवसाय, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, फूलों की खेती आदि का विकास करने चाहिए। यह आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। कुछ भी बेरोजगारी को दूर करने के लिए लिखना है। ये बहुत बड़े यहाँ पे अपनी तरफ से छोटे भी लिख सकते हैं। हमारा इसी का बी पार्ट है, मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये 31 का बी पार्ट है। आपको तो पेपर में सिर्फ दोनों में से कोई एक करना होता है, ए या बी में से। मैंने यहाँ पे सभी कर रखे हैं। इसका आंसर है मानव पूंजी निर्माण अथवा मानव संसाधन विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा एवं कौशल किसी व्यक्ति की आय को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं। किसी बच्चे की शिक्षा और प्रशिक्षण पर किए गए निवेश के बदले में वह भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक आय एवं समाज में बेहतर योगदान के रूप में उच्च प्रतिफल दे सकता है। शिक्षित लोगों को अपने बीच बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने स्वयं के लिए शिक्षा का महत्व जान लिया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शिक्षा ही है जो एक व्यक्ति को उसके सामने उपलब्ध आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने में सहायता करती है। शिक्षा श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है और कुल उत्पादक में वृद्धि करने में सहायता करती है। कुल उत्पादकता देश के विकास में योगदान कर देती है। ये इसका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, नदी प्रदूषण को कम करने हेतु कुछ सुझाव दीजिए। ये 32वें का आंसर है। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। लोगों को नदी, तालाब, झील में स्नान नहीं कराना चाहिए। कीटनाशियों, कवकनाशियों इत्यादि के रूप में निम्नकरण योग्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। खतरनाक कीटनाशियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इन जल स्रोतों में पशुओं को भी नहीं धोना चाहिए। जल स्रोतों के जल के शोधन पर विशिष्ट ध्यान देना चाहिए। बड़ी फैक्ट्रियों में जल शोधन संयंत्रों को लगाना चाहिए। इसी का बी पार्ट है, भारत के आबोहवा तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह 32 के बी पार्ट का आंसर है। भारत का आबोहवा तंत्र कई नदियों से मिलकर बना है। इन नदियों के जरिए होने वाले जल के प्रवाह को आबोहवा कहते हैं। आबोहवा तंत्र को बनाने वाली नदियों के जाल में
को अफवाह तंत्र कहते हैं। भारत के अफवाह तंत्र की खास बातें। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों से होता है। भारत की नदियों को 4 समूहों में बांटा गया है। हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीप नदियाँ, तटवर्ती नदियाँ, अतः स्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। भारत की नदियों में से कोई अस्थायी है। भारत की नदियों में से कोई अस्थायी है। हिमालय में निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है। प्रायद्वीप नदियाँ ज़्यादातर मौसमी होती हैं। तटवर्ती नदियाँ खासतौर पर पश्चिमी तट पर लंबाई में छोटी होती हैं। भारत के अफवाह तंत्र में शामिल कुछ नदियाँ: गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनोर, साबरमती, बराक, सिंधु। छोटा करके भी लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक काल क्यों कहा जाता है? वर्णन कीजिए। यह आंसर 33 के ए पार्ट का है। यह कथन निम्नलिखित को उचित ठहराता है। ये जो रोबेस्पियर था उसके शासन को आतंक का काल क्यों कहा जाता है, इस आंसर में उसके बारे में बताया गया है। इसका पहला कथन है 1793 से 1794 तक की अवधि को आतंक का शासनकाल कहा जाता था। रोबेस्पियर ने कठोर नियंत्रण और दंड की नीति का पालन किया। वे सभी उन्होंने गणतंत्र के शत्रु के रूप में देखा। पूर्व कुलीन और पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी के सदस्य जो उनके तरीकों से सहमत नहीं थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कैद कर लिया गया और फिर एक क्रांतिकारी न्यायाधिकार द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। तीसरा पॉइंट है, यदि अदालत ने उन्हें दोषी पाया तो उन्हें गिलोटिन कर दिया गया। गिलोटिन एक फांसी की सज़ा जिस पे सर रख के धड़ाम से मशीन गिरा देते हैं और इंसान की गर्दन अलग हो जाती है, उसे फांसी की सज़ा हो जाती है। गिलोटिन इस मशीन का नाम होता है। चौथा पॉइंट है, रोबेस्पियर की सरकार ने मजदूरी और कीमतों पर अधिकतम सीमा तय करने वाले कानून जारी किए। मांस और रोटी को राशन दिया गया। किसानों को अपना अनाज शहर में ले जाने और सरकार द्वारा तय की गई कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। पांचवा पॉइंट है, चर्चा को बंद कर दिया गया और उनकी इमारतों को बैरकों या कार्यालयों में बदल दिया गया। इसी का सेकंड पार्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के विश्व पर पड़े किन 5 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यह 33 के बी पार्ट का आंसर है। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया भर में कई तरह के बदलाव लाए थे। इनमें से कुछ प्रमुख प्रभाव ये रहे: लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणाओं को बढ़ावा मिला। राजशाही सरकारों और कुलीन वर्ग के अधिकार खत्म हुए। धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली विचारधारा बन गया। दुनिया भर में निरपेक्ष राजतंत्र कमज़ोर होने लगा। नए गणतंत्र और उदार प्रजातंत्र बने। 5 पॉइंट पूछे थे, हमने 5 से भी ज़्यादा बता दिया है। एग्ज़ाम में आप सिर्फ 5 लिख के आना, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ये केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन है। हमने 33 तक कर लिए हैं। 34 क्वेश्चन आता है। इसमें एक अनुच्छेद दिया गया होगा और आपसे कुछ भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर का। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों को मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवाद शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज की यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। हमने ये पूरा पढ़ लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, पूंजीवादी समाज के
विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 34 के पहले का आंसर है। समाजवादी समाज में सारी संपत्ति पूरे समाज के नियंत्रण और स्वामित्व में होगी, अर्थात सामाजिक नियंत्रण। ये इसका आंसर है। हमारा इसका 34 का दूसरा क्वेश्चन है, समाजवादी समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह 34 के सेकंड पार्ट का आंसर है। पूंजीवादी समाज में कारखानों में निवेश की गई पूंजी पूंजीपतियों के स्वामित्व में होती है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों के श्रम से उत्पन्न होता है। हमने ये दोनों कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स पूंजीवादी समाज को खतरनाक क्यों मानता था, व्याख्या कीजिए। यह 34 के थर्ड का आंसर है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जब तक निजी पूंजीपति मुनाफा इकट्ठा करते रहेंगे, श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति सुधारने के लिए श्रमिकों को पूंजीवादी और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। इसका दूसरा पॉइंट है, मार्क्स का मानना था कि मजदूर अतंत्र पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष जीतेंगे और साम्यवादी समाज भविष्य का समाज होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत में अंतर्वाह या यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। हमने ये पूरा अनुच्छेद पढ़ लिया है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो विशेषता बताइए। ये 35 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आंसर है। 35 का फर्स्ट है, भारत का वह भाग जो वर्षा छाया क्षेत्र में आता है वह पश्चिमी घाट का पवन विमुख भाग, कोरोमंडल तट तथा दक्कन पठार का कुछ भाग है। 35 का सेकंड, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत का मावसिनराम है। 35 का थर्ड, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो विशेषताएं हैं। इसमें भारत के अधिकांश भागों में भारी वर्षा होती है। यह मौसमी है जो जून से सितंबर तक होती है। अब हमारा आता है 36 क्वेश्चन, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, अनूप के देश में शासक दल चुनाव में धांधली के माध्यम से सत्ता प्राप्त करता है। बताइए क्या अनूप के देश को लोकतांत्रिक देश मानेंगे। अपने उत्तर के प्रश्न में तर्क दीजिए। यह 36 का फर्स्ट का आंसर है। उत्तर है नहीं, अनूप के देश को लोकतांत्रिक देश नहीं माना जा सकता। लोकतांत्रिक की एक प्रमुख विशेषता निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव है, क्योंकि अनूप के देश में सत्ताधारी पार्टी धोखाधड़ी के जरिए सत्ता हासिल करती है, इसलिए ये लोकतंत्र के इस मूल सिद्धांत का उल्लंघन करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आकाश के देश में चुनाव समय पर होते हैं परंतु सभी नागरिक के मत का मूल्य समान नहीं है। बताइए कि आप आकाश के देश को लोकतांत्रिक देश मानेंगे। अपने उत्तर के साथ तर्क दीजिए। ये 36 के सेकंड का आंसर है। उत्तर नहीं, आकाश के देश को लोकतांत्रिक देश नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का मूल्य समान होना चाहिए। यदि नागरिकों के वोट का मूल्य असमान हो तो यह समानता के सिद्धांत को कमजोर करता है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के समर्थन में कोई दो तर्क दीजिए।
यह 36 के थर्ड का आंसर है। लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जनता के पास हो, जिसका प्रयोग वह अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। लोकतंत्र यह सुनिश्चित करके निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है कि सभी को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर मिले और सरकार अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। ये 2 तर्क थी। 36 का तीसरा आंसर यहाँ खत्म हुआ। इसी तरह से हमारा खंड डा पूरा हो चुका है। यहाँ से लेके हमने पूरा केस पेस करके 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारा मानचित्र का आता है खंड चा। इसमें हमारा पहले क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें पीछे मैप दे रखा है। इस मैप में हमें ये बढ़ना है, इस मैप में हमें बढ़ना है भारत का एक मित्र राष्ट्र जो कि है फ्रांस, ये यहाँ पे भरा हुआ है। बी में दे रखा है केंद्रीय शक्तियों से संबंधित एक देश जो कि है जर्मनी, वो यहाँ पे भर रखा है मैंने पहले से ही, आप देख सकते हैं। हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।